दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये पीटी का जो भी एग्ज़ाम हुआ है ना, उसके कुछ सवालों को, जो कि जीएस के सारे सवाल मैंने उठाए हैं। मैं इनको डिस्कस करूँगा आपके साथ अभी। तो ये 23 तारीख को जो पेपर हुआ था उसकी पहले शिफ्ट के सारे सवाल मैंने उठा लिए। इसमें सारे सवाल हम लोग समझेंगे, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा हमसे पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ, देखो मैं एक बात बता देता हूँ आप लोग की, जो सवालों का अरेंजमेंट है ना वो आगे पीछे हो गया है। ठीक है, ये अरेंज एक सीक्वेंस में नहीं है कि जैसे क्वेश्चन पेपर में आपको मिला होगा कि एक सीरीज़ में सारे सवाल हैं, वैसे नहीं है। ये सारे सवाल ना आगे पीछे हो गए हैं, तो आप लोग मैनेज करिएगा, सवाल पढ़िए। ठीक है, पहला सवाल पूछा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमीज, किस तरीके की इकोनॉमी में जो रिसोर्स होते हैं उनको ओन करता है प्राइवेट, और जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इकोनॉमी, उस इकोनॉमी के पीछे का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट मेकिंग होता है। तो ऐसी कौन सी इकोनॉमी में पाया जाता है कि जो प्राइवेट मतलब प्राइवेटली ओन्ड होती है, जो इकोनॉमी होती है, जो रिसोर्सेज होते हैं प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, और मतलब कि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है उन केवल प्रॉफिट कमाना। उनसे सोशल मतलब कि उनसे कोई मतलब, समाज से कोई मतलब नहीं होता है कि लोग कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे कुछ लेना देना नहीं होता है। उनका मकसद होता है बस और बस प्रॉफिट बनाना कैसे भी करके। तो ये जो चीज़ देखी जाती है, ये देखी जाती है कैपिटलिस्ट में। जैसे कि आपके पास है यूएसए की, जो यूएसए की इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट है। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? अगर मैं से पूछा जाए इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बताओ, इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, तो इंडिया की इकोनॉमी को जब अडॉप्ट किया गया था तो वो वहाँ पे उनको लग रहा था कि देखो, अगर हम लोग क्या करेंगे कि कैपिटलिस्ट बना देते हैं इंडिया की इकोनॉमी को, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कि यहाँ के जो प्राइवेट जितना भी सेक्टर है, अगर प्राइवेट ओन हो जाएगा तो वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे कि मनमाने तरीके से प्राइस को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, और जब मनमाने तरीके से प्राइस को इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे समाज का तो कल्याण होगा नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि हम लोग इसको क्या करेंगे, प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक सेक्टर की भी भागीदारी रहेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको मिक्स्ड इकोनॉमी नाम दे दिया। ठीक है, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, इंडिया की जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो ये सवाल, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं क्या पूछा है। अगले सवाल में हमसे पूछे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हमसे ये पूछा है। तो लक्षद्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो मलयालम है। ठीक है, ये केरला के पास में पड़ता है। अगर आप मैप में देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे लक्षद्वीप है और ये यहाँ पे केरला है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है वो केरला का हाई कोर्ट ही है। केरला का जो हाई कोर्ट है वहीं पे सारे काम लक्षद्वीप के हाई कोर्ट के भी होते हैं। ओके, सारे सुनवाई वगैरह जो भी है वो केरला की भी हो जाती है वहीं पे। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, मतलब कि इनमें से जो दी गई कंट्रीज हैं, 4 कंट्रियों के नाम दिए गए यहाँ पे, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो सार्क की मेंबर नहीं है? मतलब सार्क के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, उसका जो पूरा नाम होता है, सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन, जस्ट वन सेकेंड, एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की कोऑपरेशन। इस ये जो ऑर्गेनाइजेशन था इसको फाउंड किया गया था ऑलमोस्ट 1985 के पास में, और इसको ये कुछ 5 कंट्रियों ने मिलके बनाया था। तो इसमें जो कंट्री नहीं है वो आपकी आ जाती है, कौन सी कंट्री नहीं है, म्यांमार या अफ़गानिस्तान। आपकी अफ़गानिस्तान नहीं आती है इसमें। ठीक है, साउथ जस्ट वन सेकेंड, होल्ड ऑन, सॉरी गाइज, माफ़ी चाहता हूँ मैं सवाल के लिए। तो मैंने आपको बताया कि सार्क का जो कंप्लीट नाम है, सार्क जो स्टैंड करता है वो करता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके, इसको जब फाउंड किया गया था 1985 के आसपास में किया गया था। इसमें जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया है, अपने जितने भी पड़ोसी कंट्रियाँ ना वो सारी हैं, किसको छोड़ के, म्यांमार को छोड़ के। म्यांमार नहीं है। ठीक है, बाकी की अपनी जो भी नेबर कंट्रीज़ हैं वो सारी हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, अफ़गानिस्तान है, ये सारी कंट्रीज़ हैं इसमें। ओके, तो नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में हमसे पूछा है कि ओणम इज़ द कल्चरल फेस्टिवल
ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। जो ओणम एक फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है केरला में। ओके, ओणम जो है एक कल्चरल फेस्टिवल है, ये केरला का कल्चरल फेस्टिवल है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्रीज विद नेपाल। ये सवाल इजी सवाल है, जोग्राफिकल मतलब कि ऐसे मैप का सवाल पूछा था। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि एग्जैक्टली मैं जैसे बनाता हूँ मैं मैप, जैसे उन सेकेंड में मैप, आप एक बार मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज ड्राइंग मेरा बहुत अच्छा नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो ये है अपना महान भारत देश। ओके, जस्ट डोंट मेंशन इट। ये यहाँ पे आता है आपका नेपाल। ओके, तो ये नेपाल के पास में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जस्ट वन सेकेंड, उत्तर प्रदेश, फिर देन बिहार, देन फिर वेस्ट बंगाल, और देन फिर सिक्किम। ये स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो कितने हो गए आपके 1 2 3 4 5 स्टेट्स आएंगे जिनके साथ में बॉर्डर शेयर किया जाता है। 5 स्टेट्स हैं जिनके साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, मतलब कि नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ऐसे 5 स्टेट्स हैं। ओके, तो मैंने सबके नाम बता दिए आपको। अगले सवाल में आते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इफ़ आरबीआई रिड्यूसेस द कैश रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, सवाल बोल रहा है कि अगर आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो को घटा देते तो व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाता है ऑब्वियसली। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट सवाल, खेतड़ी प्रोजेक्ट, ये खेतड़ी बोलते हैं इसको, खेतड़ी जो प्रोजेक्ट है किससे संबंधित है, ये पूछने का मतलब है। तो ये होता है तांबे से संबंधित, खेतड़ी है। ओके, ये तो तांबे की खान होती हैं पर ओके, तांबे से संबंधित है दो। ठीक है, इसमें कॉपर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा कि वर्नल इक्विनॉक्स कब होता है, ये कब वो करता है, मतलब कि व्हेन टेक्स प्लेस, मतलब कि कब ये घटित होता है, जो भी ये घटना होती है वर्नल इक्विनॉक्स की, ये कब घटित होती है। मैं आपको बता दूँ, वर्नल इक्विनॉक्स जो होता है ये तब होता है जब ये मान लो हमारी अर्थ है और ये इक्वेटर है। ओके, इक्वेटर है, तो जो हमारा मतलब कि सन होता है वो जब मतलब कि हॉरिजेंटली, जब वो पूरी तरह से किसके, ये जो हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर के मतलब स्ट्रेट ऊपर आ जाएगा, तो वहाँ पे वर्नल इक्विनॉक्स होता है। और ये 2 पोजीशन, मतलब 2 ऐसे मूवमेंट आते हैं पूरे साल में जब ये होता है, मतलब कि ओवर द हेड ऑफ इक्वेटर, सन जो होता है स्ट्रेटली ओवर द हेड होता है। ये होता है आपका 20-21 मार्च, और दूसरा जो होता है वो होता है 22 या 23 सितंबर। तो हमको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा वाला वो दे के रखा, ऑप्शन दे के रखा है। तो 21 मार्च भी दिया है और 23 सितंबर, 21 मार्च होगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये जो है ये सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक इज लोकेटेड अक्रॉस द रिवर ऑफ द, ये आपका चिनाब रिवर पे बनाया गया है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब रिवर पे बनाया गया ये पावर प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि व्हेन सुभाष चंद्र बोस वर रिज़ाइन, सुभाष चंद्र बोस जी ने जब रिज़ाइन किया था फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रेसिडेंटशिप थी उससे जब सुभाष चंद्र बोस जी ने रिज़ाइन किया था, कब किया था? 1939 में तो ये बने थे, 1939 में ये अज्यूम किए थे पोस्ट। और किसको हरा करके बने थे? ये बने थे गांधी जी के एक कैंडिडेट थे जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, ये इनको हरा करके बने थे। इसी बात को लेकर के गांधी जी बोला था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार जो है वो मेरी खुद की हार है। तो जो जितने भी मतलब कि उसके लोग थे कांग्रेस के, उन सब ने सुभाष चंद्र बोस जी के साथ काम करने से मना कर दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था? प्रेशर में आके खुद ही रिज़ाइन कर दिया, और उसके तुरंत बाद एक अलग पार्टी मतलब फॉर्म की जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, 1945। ओके, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, और फिर
उसके बाद इनके बाद में जो कैंडिडेट चुना गया था, मतलब जिनको प्रपोज किया गया था कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप पोस्ट की, तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रपोज किया गया था इस पोस्ट को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में पूछा है 2 होम रूल लीग्स वर स्टार्टेड इन 1915 एंड 1916 अंडर द लीडरशिप ऑफ, ऐसे 2 होम रूल लीग स्टार्ट किए थे। एक जो किया गया था तिलक जी के द्वारा किया गया था, ठीक है, और जो दूसरा वाला किया गया था वो किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक, ये वाला, ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन। ये तो बच्चों वाला सवाल है, सबको पता है कि दादा भाई नौरोजी जी को बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अजंता एलोरा केव आर सिचुएटेड। सवाल में पूछ रहा है अजंता एलोरा की जो केव्स हैं वो कौन से प्लेस पे सिचुएट करती है, मतलब कौन से प्लेस पे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो महाराष्ट्र है। ओके, महाराष्ट्र का एक शहर औरंगाबाद है, औरंगाबाद में ये सिचुएट करती हैं। वैसे ये मतलब कि बहुत पुरानी है, 6 और 7th सेंचुरी के टाइम के हैं, AD के टाइम में बनाई गई थी। इनको जो बनाया था हु वॉज द बिल्डर, वो बिल्ड बाई द क्या नाम था उनका, कृष्ण फर्स्ट, इनके द्वारा ये बनाई गई थी। इसमें बुद्धिस्ट और हिंदू, जैन, इन सब के मतलब कि ऐसे मंदिर्स बनाए गए हैं, जैसे बिल्डिंग्स, जो आर्किटेक्ट जो भी बनाया गया था, मतलब ऐसे क्या बोलूँ मैं उसको, स्थापत्य कला जो भी कह लो आप, जो भी बनाया गया वहाँ पे, उसमें हिंदू मुसलमान, मुस्लिम बोल रहा हूँ, हिंदू बुद्ध बौद्धों के मंदिर थे ये सब, ऐसे एलोरा की जो गुफाएं हैं। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर औरंगाबाद है, महाराष्ट्र ज़िले में, वो महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है। ओके, कृष्णा के द्वारा बनाया गया था ये, तो ऐसा कोई कृष्णा प्रथम ऐसा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओणम इज़ द कल्चरल, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ना, इसका आंसर है केरला। ओके, रिपीट कर गया है एक बार और सीट में पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज क्लोजेस्ट टू द सन। तो ये भी बच्चों वाला सवाल है कि सन के क्लोज में कौन सा प्लैनेट पड़ता है। तो ये हम लोग पहले बचपन में रटाया जाता था, अर्थ, मार्स, वीनस ऐसे करके, इनपोरा, सन्टी जो भी हैं। तो इसमें आपका जो सबसे नज़दीक में है मरकरी पड़ता है, मरकरी, अर्थ, मार्स, वीनस, जुपिटर, नेप, समथिंग ऐसे कर क्लास में जाके जो आता है प्लूटो आता है। अच्छा, प्लूटो के बारे में बताता हूँ मैं। प्लूटो को क्या किया गया है, प्लूटो अब ना ये प्लैनेट नहीं रहा है, इसको हटा दिया गया, ये ड्वार्फ बन गया है। ओके, ये ड्वार्फ बना दिया गया है इसको, अभी ये प्लैनेट नहीं है। अभी इंडिया के सोलर सिस्टम में देयर आर ओनली 8 प्लैनेट्स। ओके, ओनली 8 प्लैनेट्स। इनिशियली कितने थे, 9 थे, अभी कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज, भी रिपीट हो गया, 2 सीट में रिपीट हो, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हु वाज द फर्स्ट एशियन विनर ऑफ द नोबेल प्राइज़। ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला गया था। और किस चीज़ में मिला है, कौन सी कैटेगरी में मिला है, ये मिला है इनको लिटरेचर में, लिटरेचर के लिए इनको नोबेल मिला है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड। हिंदी दिवस, ये नेशनल की बात की जा रही है यहाँ पे, नेशनल हिंदी दिवस 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा। इंडिया के मतलब एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के अनुसार जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जो लोकसभा की जो सीटों की मैक्सिमम संख्या है वो कितनी है, 552 है, जिसमें से 550 तो इलेक्टेड होते हैं। ओके, और जो 2 होते हैं ये नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। बट अभी को क्या हुआ है कि 2019 में एक अमेंडमेंट आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि पास हो गया था, दिसंबर-नवंबर के लगभग में आया था। और तो उसमें क्या किया गया है कि ये जो एंग्लो इंडियन, ये जो 2 सीटें हैं ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए रिजर्व की गई थी। एंग्लो इंडियन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अभी स्क्रैप आउट कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया है मतलब लोकसभा से। तो अब आगे से 2020 के बाद जो भी इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस होंगे,
उनमें ऐसे राष्ट्रपति जी के द्वारा ये मनोनीत नहीं किए जाएंगे। जो 2 कैंडिडेट होते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, वो अब से नहीं मनोनीत किए जाएंगे। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, पूछ सकता है सवाल कि जो एंग्लो इंडियन की रिप्रेजेंटेशन था, रिजर्वेशन था, उसको कब हटाया गया है। तो ये 2020 से इफेक्टिव हो गया है। 2019 का कोई रेजोल्यूशन था, जो 2019 का कोई एक्ट था जिसको पास कर लिए थे ये लोग, इफेक्टिव 2020 से हुआ है, हटाई 2020 से गई है। फ़िलहाल के लिए तो जो मतलब अभी के लिए जो वो है ना, मतलब कि जो अभी करंट में चल रही है ना जो लोकसभा, उसमें तो है, पर जो नेक्स्ट लोकसभा आएगी उसमें इन लोगों को हटा दिया जाएगा, उसमें नहीं चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्ट टू रिजल्ट। ये तो पहला सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, ओके जस्ट 1 सेकेंड, सवाल just 1 second, bank rate, just 1 second, let me check out what happened. Okay, just 1 second, I got it. This one we have done this and this one. Okay, let me start. Resolution, just 1 second, let us start. हमसे इस सवाल में पूछा कि हु अमंग द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने प्रपोज़ किया था। तो ये किया था आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रपोज़ किया था। कब किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रपोज़ किया था ऑलमोस्ट 13 दिसंबर 1946 में। और इस पे जो बहस चली थी 16 से 19 दिसंबर के बीच में बहस चली थी, और उसके बाद इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो विरोध के लिए 13 अप्रैल 1919 को लोग इकट्ठा हुए थे, कहाँ पे इकट्ठा हुए थे? जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। इस जो एक्ट था इसमें क्या किया गया था कि एक मतलब ऐसे रेगुलेशंस बनाए गए थे जिसमें बिना किसी मतलब सुनवाई के, बिना किसी बात के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा था ब्रिटिश सोल्जर्स के द्वारा, और उनको जेल में डाल दिया जा रहा था। ये किया जा रहा था क्योंकि ऐसे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम बात चल रही थी ऐसा कुछ, मतलब कि जो लोकल लीडर्स थे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी लोगों के बीच में, तो इनको लगा कि शायद इनका जो रज़ाइम है वो खतरे में है, ऐसे समथिंग, ये सब सोच के इन लोगों ने ये कानून लेके आया था। तो जब जो भी लोकल लीडर थे कांग्रेस के, जैसे गांधी जी हो गए, सरदार पटेल जी हो गए, इन सबको क्या किया था, जेल में डाल दिया। तो इन्हीं लोग को छुड़ाने के लिए कुछ लोग 1000-1200 लोग ऐसे जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे, जिन पर जनरल डायर, याद है आपको, जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें से बहुत सारे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग लोग मारे गए थे। ये वही कांड है 13 अप्रैल 1919 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग संत, ऐसे कौन से दिए गए ऑप्शंस में से संत है जो कंटेम्प्रेरी हैं शिवाजी के समकालीन है। तो शिवाजी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो शिवाजी को हम लोग छत्रपति शिवाजी के नाम से भी जानते हैं, छत्रपति शिवाजी। और ये शायद इनकी माँ जो थी वैसे जीजाबाई थी। तो इनके जो समकालीन संत थे वो थे तुकाराम। इनके जो 2 चीज़ें बनाई गई थी, मुझे जो 2 चीज़ें याद है, एक तो है रायगढ़ का किला जो कि इनकी कैपिटल थी, ओके, और दूसरा जो है वो सिंधुदुर्ग करके, फोर्ट सिंधुदुर्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा हमसे कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल। तो ये आपके वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके जो पहले था यहाँ पे कंपनी का रूल था, ठीक है, कंपनी रूल करती थी जैसे करके तैसे। 1773 में क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको, बंगाल के गवर्नर को क्या किए हैं कि उसका नाम चेंज करके बना दिए हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, ठीक है। और इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर में ही हम लोगों ने क्या किया था कि बॉम्बे, कलकत्ता
और मद्रास, इन 3 जगह पे हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए थे, वो भी इस्टेब्लिश हुए थे 1774 में। ओके, ये याद रखिएगा, जो हाई कोर्ट्स पहली बारी जो हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए थे वो किए थे 1774 में, वो भी रेगुलेट अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और एक्चुअली ये जो हाई कोर्ट्स थे इनमें जो जजों की संख्या थी वो एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, 3 या 4 ऐसे थे। एक चीफ जस्टिस हुआ करता था, 2 उनके एडिशनल होते थे, ठीक है। तो और जो इनका पहले जज थे वो थे एलिजा एम्पे, ये याद रखिएगा, ठीक है, कभी पूछ लेता है। चरक संहिता क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है चरक संहिता क्या है। जो चरक संहिता है ये एक मेडिसिन में क्या बोलते हैं, ऐसे ग्रंथ है आयुर्वेदा का, ये एक आयुर्वेदा का ग्रंथ है। ओके, इसको कंपोज किया गया, ये संस्कृत में, इसकी लैंग्वेज क्या है, जो चरक संहिता है इसकी लैंग्वेज है वो क्या है, वो है संस्कृत, ठीक है। इसको जो कंपोज किया गया था वो किया गया था अग्निवेश और, लिख नहीं जा रहा यार, अग्निवेश और प्रतिसंस्कार चरक के द्वारा। ओके, याद रखिएगा, ये चरक के द्वारा कंपोज की गई थी, अग्निवेश और चरक के द्वारा में मतलब कि कंपोज किया गया था। मेडिसिन से रिलेटेड ये जो ग्रंथ है ना, मेडिसिन से रिलेटेड है, संस्कृत में लिखा गया है, इतनी चीज़ याद रखिएगा बस इससे। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ब्राह्म समाज जो मतलब मैच कराना है इसको, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? आपको पता है ब्रह्म समाज की स्थापना की है राजा राममोहन राय ने। कब की है? 1828 में। अगला रामकृष्ण मिशन की स्थापना, आपको जो ये सवाल ऐसे करते हैं जो हमको आता है उसको मिला लेते हैं, ठीक है। जैसे आर्य समाज की, ये आर्य समाज का स्थापना किया है दयानंद सरस्वती जी ने, और जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है वो की है स्वामी विवेकानंद जी ने। ये दयानंद सरस्वती जी ने जो किया है, मतलब कि आर्य समाज की स्थापना ये की थी ऑलमोस्ट 1875, और जो ये बोलते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1897 में। ओके, और जो सत्य शोधक समाज है इसको किया था ज्योतिराव फूले ने 1873 में। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अभी मिला के देख लेते कौन सा आंसर हमारा सही है। ए का तीसरा पहले में नहीं मिल रहा, कैंसिल आउट कर दूँ, बाकियों में है। और बी का पहला तीसरे में नहीं है, 2 बचे। और देन सी का दूसरा किस में है? दोनों में है। एंड डी का पांचवा है तीसरे में, इसका मतलब बी नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ओके, अगले सवाल में हमसे पूछ रहे हैं कि हु गेव द स्लोगन डू और डाई। ये बच्चों वाला सवाल, कोई भी जानता है, महात्मा गांधी जी ने दिया है डू और डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है काजीरंगा नेशनल पार्क की लोकेशन क्या है, सिचुएटेड कहाँ पे है? ये आपका असम में सिचुएट करता है। असम में इसके बीच से एक रिवर निकलती है, रिवर का नाम आप लोग मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में रिवर का नाम क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा बैंक रेट का मतलब क्या होता है। बैंक रेट का मतलब होता है कि ऑफिशियल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द मनी लेंडर्स, हो ही नहीं सकता। दूसरा बोल रहा है इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द शेड्यूल बैंक्स, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि रेट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, नहीं हो सकता, गलत है। तो इसका मतलब लास्ट वाला सही हो जाएगा, ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा जो इंटरेस्ट लिया जाता है, चार्ज किया जाता है, उसे हम बैंक रेट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फेमा। तो मैं आपको बता देता हूँ, फाइनेंस बोल रहा हूँ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है ये। इसका बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसको फॉर्म किया गया था ऑलमोस्ट 29 दिसंबर 1999 में। ओके, ये इसका जो ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। जितनी भी फॉरेन करेंसीज होती हैं, जितनी भी मतलब कि मतलब जहाँ पे विदेशी मुद्रा की बात आती है, उसका जो भी मतलब रेगुलेशन होता है, जो भी नियमन होता है, विनियमन, ये इसी के द्वारा किया जाता है, फेमा के द्वारा किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि फॉरेन करेंसी को रेगुलेट करना। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 29 दिसंबर 1999 हुआ था, ठीक है। 2-3 चीज़ें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा पंचायती राज सिस्टम जो है इंडिया में लेड डाउन अंडर किसके अंडर में रखा गया है। तो ये फंडामेंटल राइट्स
है नहीं, डायरेक्टिव ड्यूटीज़ में है नहीं, तो इसका मतलब सी होगा, डीपीएसपी में रखा गया। ये रिकमेंडेशन कौन रेकमेंड किया था? इसको रेकमेंड किया था आपके बलवंत राय मेहता जी ने। इनकी एक कमेटी बनाई गई थी, इन्होंने किया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जिसके अंडर में इसको हम लोग मतलब फॉर्म किए थे पंचायती राज को। ये हुआ कब था? 1993 में हुआ था। ओके, 1993 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसको रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9th में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है लाइट ईयर की यूनिट। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द, किस चीज़ को नापने के लिए लाइट ईयर का प्रयोग किया जाता है? ये आपके पास ऑप्शन, हम लोग के पास ऑप्शन है स्पीड ऑफ द रॉकेट नहीं, डिस्टेंस ट्रैवल बाई साउंड इन द वॉक्यूम नहीं है, डिस्टेंस ट्रैवल बाई लाइट इन अ वॉक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर, ये सही ऑप्शन है। स्पीड ऑफ द आर्कोब्लास्ट नहीं, ये नहीं। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.4, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.446 इंटू 10 की पावर -15 मीटर होता है। ये याद रखिएगा डेटा जो दिया मैंने। ओके, वैसे ये जो लाइट ईयर जो यूनिट है ये डिस्टेंस मेज़रमेंट की यूनिट है, डिस्टेंस मेज़रमेंट की यूनिट है। ओके, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट विच रिलेटेड टू द आर्टिकल 2021 में हम लोगों ने ये 86th अमेंडमेंट था, जो भी था 86th अमेंडमेंट था, इसको हमने ऐड किया था हमारे फंडामेंटल राइट्स में। ये एक फंडामेंटल राइट है। ओके, तो आर्टिकल 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 100 रुपीज़ नोट बेस द सिग्नेचर ऑफ, किसके करता है? RBI गवर्नर के करते हैं, और किसी का नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है ओके, सीट फिनिश। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं और भी कोशिश करूँगा अच्छे वीडियोस बनाने की। वैसे जो भी गलतियाँ मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जो दूसरे शिफ्ट का पेपर था उसके जितने भी हमारे स्टैटिक पोर्शन में GS के सवाल होंगे, हम सारे डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर धीरे से करके मैं मैथ्स के सवाल हो जाएंगे, करंट अफेयर के सवाल हो जाएंगे, रीजनिंग का सेक्शन हो जाएगा। सेक्शन वाइज बांट के मैं सारे वीडियो आपके PT के सारे सवाल करवाऊँगा इसमें। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज़।